रामपुर गांव में मुखिया सरदार सिंह अपनी पत्नी सरिता और 2 बेटों के साथ रहता था। बड़ा बेटा रमेश और छोटा बेटा सुरेश। बड़ा लड़का रमेश थोड़ा चंचल था और सभी के सामने वो अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता था। वहीं छोटा लड़का सुरेश काम में खूब होनहार था, लेकिन वो कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बताता था। इसी का फायदा रमेश उठाता था। अरे रमेश, तू इतनी जल्दी खेतों से आ गया और सुरेश नहीं आया तेरे साथ? हाँ माँ, मैं अपने खेतों का पूरा काम कराया। वो आलसी तो खेतों पर जाकर पेड़ों के नीचे सो रहा है। सुबह से मैंने ही सारा काम किया। हाँ मेरे लाडले, आने दे उस सुरेश के बच्चे को। आज उसे खाना भी नहीं दूंगी। यहाँ बोलकर जाता है काम की ओर और वहाँ जाकर सो जाता है। आज तू तो खाना खा ले, कितना थक गया है, पूरा पसीना पसीना हो गया है। इतने में ही सरदार सिंह आ जाता है और बोलता है, अरे रमेश यहाँ है तो सुरेश कहाँ है? आपके साहिबजादे खेतों पर जाकर सो रहे हैं, काम धाम कुछ करना नहीं है। क्या बोल रही हो? आपके लाड प्यार ने सुरेश को पूरा बिगाड़ दिया। वो तो रमेश समझदार है, जो हर काम को अपनी जिम्मेदारी से कर लेता है। यही लड़का हमारा नाम रोशन करेगा, वो तो पता नहीं क्या करेगा। तुम सही बोल रही हो, मैं अभी जाकर उसको डांटता हूँ। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर सरदार सिंह गुस्से में खेतों पर जाता है। आधे रास्ते में ही पहुंचता है, उधर से आता हुआ सुरेश दिखता है। आओ महाराज आओ, आप क्यों आए? हम तो आ रहे थे आपके पास, आपके पैर दबाने के लिए। पिताजी, आप ही क्या बोल रहे हो? एकदम चुप रहो। सारी जगह मेरी नाक कटवा रखी है। किसी भी काम के लिए भेजूं, वो काम तुमसे कभी सही नहीं होता है। क्या ये क्या बोल रहे हो पिताजी? मैंने क्या किया? तुम चुप रहो और सुनमन, घर चलो। दोनों घर पहुंच जाते हैं। सुरेश अपनी माँ से बोलता है, माँ, जल्दी से खाना लगा दो, आज तो बहुत थक गया हूँ। मैंने पूरे खेत की सफाई की और भैया तो थोड़ी सी सफाई करा के आ गए थे। अरे कितना झूठ बोल रहा है, कभी तो सही बोल लिया कर। रमेश ने पूरा काम किया और तू उसके काम की आड़ ले रहा है। माँ और पिताजी, तुम दोनों मेरी बात को मानती क्यों नहीं हो? मैं भी तो काम करता हूँ। सरदार सिंह गुस्से में बोलता है, तुम्हारे आलसपन और झूठ की वजह से हर जगह हमें अपमानित होना पड़ता है। तुमसे कितनी बार बोला है तुम सही समय पर काम पूरा किया करो। अगर तुमने अपनी आदत नहीं सुधारी तो तुम्हें मैं अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। अपने पिता की बातें सुरेश के दिल में एक चोट की तरह उतर गईं और वो सोच में पड़ गया। इतना काम करने के बाद भी मुझे डांट पड़ती है। रसोई में कुछ खाना रखा है, जा खा लेना। अगले दिन दोपहर का समय रमेश और सुरेश खेत पर से घर की ओर आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कुछ गांव वाले मिल जाते हैं। गांव वाले सुरेश को देखकर बोलते हैं, अरे भैये, एक भाई कितना आलसी और दूसरा कितना मेहनती। हाँ भैये, जहाँ देखो वहाँ सुरेश के आलसपन की ही बातों का जिक्र होता है। लगता है सुरेश मुखिया का लड़का है ही नहीं। हाँ भाई, देखो दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ रमेश अपनी मेहनत और चंचल मन के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरा भाई सुरेश काम चोरी के लिए जाना जाता है। हमको तो ये लगता ही नहीं है कि ये दोनों सगे भाई हैं। दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर है। सुरेश के कदम एकदम धीमे पड़ जाते हैं और सुरेश को एक बार तो गुस्सा आ जाता है उन गांव वालों की बातों को सुनकर। लेकिन वो गांव वालों की बातों का गुस्से का घूंट पीकर रह जाता है और अपने बड़े भाई रमेश से बोलता है, भैया, गांव वाले मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं, जबकि मैं अपना काम पूरा करता हूँ फिर भी? लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो उनकी बातों पर ध्यान न दे और अपने काम पर ध्यान दे। जल्दी जल्दी घर चल, माँ ने अपने लिए गर्मा गर्म खाना बना लिया होगा। थोड़ी देर बाद दोनों भाई घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर के अंदर पहुंचते हैं तो सुरेश राहत की सांस लेता है। इतने में ही सरिता बोलती है, आ गए तुम दोनों। रमेश, तू जाकर हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। और तू
पहले गाय भैंसों को पानी रखकर और भूसा डालकर आ, इसके बाद खाना खाना तू। माँ, मैं भी बड़े भैया के साथ खेतों पर से अभी आया हूँ। पहले खाना खा लेता हूँ, इसके बाद कर दूंगा। मुझे पता है तू कितना काम करता है, कामचोर कहीं का। फिर काम से जी चुरा रहा है। अरे तुझसे खेतों का काम तो सही से होता नहीं, तो घर का काम तो कर लिया कर। जब हम मर जाएंगे तब क्या करेगा? कैसे अपने बीवी बच्चों को पालेगा? या यूं ही तेरी लुगाई के सामने हमारी नाक कटवाएगा? जी माँ, अभी काम करके आता हूँ। शाम हो जाती है और सरदार सिंह बाजार से लौट आता है। आ गए तुम बाजार से? क्या लेकर आए लड़कों के लिए? दोनों लड़कों के लिए कपड़े लाया हूँ। दोनों पर बहुत दिनों से नए कपड़े नहीं थे। रमेश और सुरेश भी वहीं खड़े थे। रमेश बड़ा ही उत्सुक था उन कपड़ों को देखने के लिए, लेकिन सुरेश गुमसुम खड़ा था। सरिता को कपड़े देकर सरदार सिंह वहां से चला जाता है। सरदार सिंह के जाते ही सरिता का चेहरा खिल जाता है। लो रमेश, ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ, मेरे लिए भी तो पिताजी कपड़े लेकर आए हैं। तुम्हारे लिए कहाँ लाए? अभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। पर माँ, पिताजी ने तो बोला था दोनों के लिए कपड़े लाए हैं। हाँ, कहा था तुम्हें, नए कपड़े तभी मिलेंगे जब तुम अपना काम सही से करोगे। आधे अधूरे काम में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, समझे? और रमेश के कुछ पुराने कपड़े पड़े तो रखे हैं, उन्हें तुम पहन लेना। रमेश थोड़ा सीधा बनता है और सुरेश के सामने अपने आप को ऐसा दिखाता है कि वो उसके साथ है। रमेश अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम हमेशा सुरेश के साथ गलत व्यवहार करती हो। वो भी तो काम करने की पूरी कोशिश करता है और नए नए कपड़े पहनने की सबकी इच्छा होती है। रमेश, तुम चुप रहो। तुम्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है, इन सब बातों पर नहीं। रमेश चुप हो जाता है और चेहरे पर से खुशी भी गायब हो गई थी। सुरेश कुछ कहे बिना सर झुकाकर वहां से चला जाता है। रात हो चुकी थी, सभी लोग सो गए थे, परंतु सुरेश को आज नींद नहीं आ रही थी। इतने में ही रमेश उसके पास आ जाता है। अरे, तू अभी तक सोया नहीं? पता नहीं भैया, आज क्यों नींद नहीं आ रही। आज जो हुआ, माँ का वो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जानता हूँ घर में तू सबसे ज्यादा काम करता है, बस तू माँ और पिताजी से खुलकर बात नहीं कर पाता है। भैया, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस घर का सदस्य हूँ ही नहीं, मुझे हारी के रूप में घर के कामकाज के लिए रखा गया है। इतना कुछ करने के बाद भी माँ पिताजी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते, फिर भी मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता हूँ हर काम में। मुझे पता है तू कितनी मेहनत करता है। हर किसी की देखने की निगाह अलग अलग होती है, लेकिन एक दिन ये लोग तेरी मेहनत को देखकर बहुत खुश होंगे। और याद रख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। कब देखेंगे ये लोग मेरी मेहनत को? कहीं इतनी देर ना हो जाए कि जो पिताजी ने कहा वो बात सही हो जाए। सुरेश खेतों में इतना काम करता था, फिर भी उसके मन में एक डर था। सुबह का समय, गांव की चौपाल। सरदार सिंह और कुछ गांव के लोग उस चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। अरे सरदार जी, आपका बड़ा बेटा बहुत ही होनहार और मेहनती है। हर समस्या का हल अपने पास रखता है। हाँ भैया, वैसे भी रमेश घर का बड़ा बेटा है, घर की हर जिम्मेदारी को समझता है। और जब से उसने घर संभाला है, तब से मैंने घर का कामकाज ही छोड़ दिया। पर आपका छोटा लड़का हमेशा चुप चुप सा रहता है। लगता ही नहीं है कि वे दोनों भाई भाई हैं। एक ही घर में पले बढ़े, फिर भी दोनों भाइयों में कितना अंतर है। हाँ भाई, रमेश ने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया, पर सुरेश को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। वो तो जिंदगी को मजाक समझता है। गांव वालों की बात सुनकर सरदार सिंह को सुरेश पर बहुत गुस्सा आता है। वहीं उसे गांव वालों की बातों से ऐसा लगा जैसे कि रमेश ही इस गांव का सबसे होनहार और सही लड़का है, जिसकी वजह से वो इस गांव में सर उठाकर जी सके। वहीं सुरेश की वजह से उसको लगा कि वही उसकी शर्मिंदगी की वजह है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, फसल पकने को आ जाती है। बहुत दिनों से सुरेश को डांट नहीं पड़ी। पिताजी के मुंह से कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये घर का अच्छा बेटा बन जाएगा।
सुबह का समय रमेश खेतों पर चला जाता है और इधर सुरेश घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाता है। रमेश जैसे ही खेतों पर पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है उनकी खेतों की सारी फसल बर्बाद हो गई है। रमेश दौड़ते हुए घर आता है और खेतों की सारी घटना अपने पिताजी को बताता है। क्या पूरी फसल बर्बाद हो गई? हाँ पिताजी, सारी फसल गाय खा गई। खेतों में फसलों के डंठल बचे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है खेतों में। तुम दोनों में से खेतों पर से शाम को कौन आया था? रमेश तो खेतों से पहले ही आ गया था। शाम को तो सुरेश ही आया था। क्यों रे? पहले तो हम गांव वालों के ही ताने सुनते थे, पर अब तुमने हद कर दी, सारी फसल ही बर्बाद कर दी। नहीं पिताजी, ये मैंने नहीं किया। फिर किसने किया? जब खेतों पर से सबसे आखिरी में तुम आए हो तो तुम्हें ध्यान रखना था कि खेतों के आसपास कोई जानवर तो नहीं है। आज तो तुमने खेतों में जानवरों को घुसाया है, कल को तो तुम घर में चोरी करवा दोगे। नहीं पिताजी, मैं जानवरों को नहीं देख पाया। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तुमको कितने दिनों से समझाया जा रहा था कि अपना ध्यान सिर्फ काम पर रखो, ना कि पालतू चीजों पर। कल को कुछ भी हो सकता है तुम्हारी वजह से। मैं इस नुकसान को तो सह सकता हूं, पर आने वाले नुकसान को नहीं सह पाऊंगा। इसलिए आज से तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ मेरे घर में से। इतना सुनकर सुरेश, रमेश और सरिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सुरेश दौड़ता हुआ अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम तो बोलो पिताजी से कुछ। ये मैंने नहीं किया। सरिता अपना मुंह मोड़ लेती है। इससे सुरेश समझ जाता है कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो अपनी आंखों में आंसू लिए घर से बाहर निकल जाता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ऐसी किस्मत क्यों लिखी जो मुझे अपने परिवार से ही दूर कर दिया। इससे अच्छा तो मैंने जन्म ही नहीं होता इस धरती पर। चलते चलते सुरेश को शाम हो जाती है और वो घर से बहुत दूर पहुंच जाता है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच जाता है। थोड़ा और चलता है तो उसको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो थका हारा एक पेड़ के नीचे बैठा था। क्यों ना मैं इस बाबा से पूछूं, कहीं आज रुकने का ठिकाना मिल जाए। बाबा, कुछ रुकने का ठिकाना मिलेगा क्या आज रात के लिए? अगर चाहो तो मैं आपका काम कर दूंगा, जिससे आज रात का गुजारा हो जाए मेरा। अरे बेटा, तुम इस सुनसान जंगल के पास क्या कर रहे हो? इतना सुनकर सुरेश पूरी घटना उस बूढ़े आदमी को सुनाता है कि किस प्रकार उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाला। अरे बेटा, तेरी कहानी मेरी कहानी से मिलती जुलती है। मेरे भी बेटा बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ समय से यहीं रह रहा हूँ इस जंगल के पास, और इस खेत के टुकड़े में थोड़ी फसल कर लेता हूँ, जिससे मेरा गुजारा हो जाता है। चल, तू आया है तो रुक जा मेरे पास। अब रात होने वाली भी है। अब कहाँ जाएगा इस घने जंगल में? चल, झोपड़ी पर चलते हैं। दोनों झोपड़ी की ओर चल देते हैं। दोनों झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। यही है मेरी झोपड़ी। इस छोटी सी झोपड़ी में रह लोगे ना बेटा? क्यों नहीं बाबा, रह लूंगा। चलो, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाएंगे। इतना सुनकर सुरेश अपने मन में सोचता है, आज तक किसी ने इतने प्यार से खाने के लिए नहीं बुलाया। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में अब सुकून आ गया है। पर माता पिता और भैया के बिना कैसा सुकून। अब मैं घर लौटकर भी नहीं जा सकता हूँ। रात का समय। इधर रमेश घर के बाहर खड़ा था और उसकी नज़र बार बार रास्ते की ओर जा रही थी। उसे हर पल लगता मानो सामने से सुरेश आ रहा हो। इतने में सरिता घर से बाहर निकल आती है। माँ, पता नहीं सुरेश कहाँ होगा। पिताजी ने फसल के चक्कर में उसे घर से बाहर निकाल दिया। माँ, क्या सुरेश अब घर नहीं आएगा? क्या आपको उसकी याद नहीं आती है? जिस लड़के की वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ हो और जिसे घर की परवाह ना हो, उस लड़के की याद क्यों आए मुझे? पर माँ, वो भी तो तुम्हारा लड़का है। गलती एक बार होती है, पर जो बार बार करे उसे संभाला नहीं जा सकता। अगली सुबह बूढ़ा आदमी उठकर अपने खेत पर काम करने के लिए चला जाता है।
इधर सुरेश उठकर देखता है तो झोपड़ी में उसे कोई नहीं दिखाई देता है। अरे बाबा कहाँ गए? जरूर खेतों पर ही गए होंगे। और सुरेश भी खेतों की ओर चल देता है। वो पहुंचकर देखता है कि बूढ़ा आदमी कांपते हुए हाथों से खेत को खोद रहा था। इतने में सुरेश बोलता है, लाओ दादा, ये खुदारी मुझे दे दो, मैं खोदता हूँ खेत को। अरे बेटा रहने दो, तुम क्यों परेशान होते हो? मैं कर लूंगा, तुम तो इस पेड़ की छांव में बैठ जाओ। आपका आराम करने का समय है और मैं आपसे काम करवाऊंगा। बूढ़े आदमी को पेड़ की छांव में बिठाकर सुरेश खेत खोदने लग जाता है। बेटा दोपहर हो गई है और पूरा खेत भी खुद गया है। चलो झोपड़ी में चलकर कुछ खाना बनाकर खा ले। दोनों झोपड़ी की ओर चल देते हैं। इसी प्रकार बहुत समय गुजर जाता है। एक दिन राज्य में राजा के मंत्री द्वारा कुछ ऐलान हो रहा था। सुनो सुनो गांव वासियों, महाराज ने एक प्रतियोगिता रखी है जिसमें जो भी व्यक्ति जीतेगा उसे बहुत सारा धन मिलेगा। जो कोई भी उम्मीदवार है वो कल राज्य दरबार में पहुंच जाए। सरदार भी वहीं था, मंत्री की बातों को सुन रहा था। अरे वाह, ये तो बढ़िया प्रतियोगिता है। इसको तो रमेश चुटकियों में जीत जाएगा। सरदार घर जाकर रमेश को पूरी बात बताता है, जिससे रमेश इस प्रतियोगिता के लिए राजी हो जाता है। इधर बूढ़े आदमी को भी इस बात का पता चल जाता है कि राज्य में राजा द्वारा एक प्रतियोगिता रखी जा रही है। बेटा तुमने सुना है, राज्य में राजा द्वारा एक प्रतियोगिता रखी जा रही है जिसमें जीतने वाले को बहुत सारा धन मिलेगा। बाबा, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो मैं कोई प्रतियोगिता जीत पाऊं और मैं कुछ सही करने जाऊं तो वो गलत ही होता है। अरे बेटा, इतना निराश ना हो। कुछ ना मिलेगा तो प्रतियोगिता देखने का मौका तो मिलेगा और उससे कुछ ज्ञान भी मिलेगा। बूढ़े आदमी की बातों को मानकर सुरेश भी प्रतियोगिता में जाने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर सरदार इस प्रतियोगिता को लेकर बहुत ही उत्सुक था और ये बात अपनी पत्नी सरिता को भी बताता है। क्या तुम्हें पता है भाग्यवान, आज गांव में राजा द्वारा एक बड़ी प्रतियोगिता का ऐलान कराया गया है जिसमें जीतने वाले को बहुत सारा धन मिलेगा। अच्छा, इस प्रतियोगिता को तो मेरा रमेश ही जीतेगा, क्योंकि उसके जैसा होनहार पूरे राज्य में और कोई नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो। पूरे राज्य में रमेश जैसा चंचल और बुद्धिमान कोई नहीं है। दूसरा दिन, राज्य दरबार, राजा और मंत्री। तो मंत्री जी, जो काम हमने आपको सौंपा था वो हो गया है ना? जी महाराज, पूरे राज्य में प्रतियोगिता का ऐलान कर दिया गया है और आपकी इच्छा अनुसार पूरे राज्य में खबर फैला दी गई है। बस आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। राज्य के कोने कोने से इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी आएंगे। चलो, अच्छा है, हम प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर बाद राजमहल में हलचल होने लग जाती है और देखते ही देखते कई सारे नौजवान राज्य दरबार में आ जाते हैं। सभी नौजवान इंतजार में खड़े थे कब राजा बोले और प्रतियोगिता शुरू हो। तो सभी उम्मीदवार आ गए? जी महाराज। उम्मीद से कहीं ज्यादा उम्मीदवार इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं। आप सभी को मंत्री जी के द्वारा प्रतियोगिता के चरण समझा दिए जाएंगे। मंत्री जी। जी महाराज, प्रतियोगिता के 2 चरण हैं। पहले चरण में कुछ प्रश्न किए जाएंगे जिसमें से 4 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा और दूसरा चरण प्रश्नकाल के बाद शुरू किया जाएगा। हमें मंजूर है, मंजूर है। कुछ ही क्षण में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। मेरा पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा विजेता कौन होता है? दरबार में सभी नौजवान सोचने लग जाते हैं। तभी एक आवाज आती है। वो आवाज थी रमेश की। महाराज, जो अपने अहंकार पर विजय पाले वही सबसे बड़ा विजेता होता है। तुमने महाराज के प्रश्न का सही उत्तर दिया है। तो मेरा दूसरा प्रश्न है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? कई नौजवान इसका जवाब देते हैं। भूख, डर, दुश्मन। सुरेश थोड़ी हिम्मत करके बोलता है। महाराज, सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहंकार है,
क्योंकि ये हमारी बुद्धि को अंधा कर देता है। तुम्हारा जवाब भी सही है। ऐसा कौन है जिसने इसका सही जवाब दे दिया? ये पनौती यहाँ भी आ गया, ये यहाँ भी मेरी नाक कटवाएगा। इसी प्रकार कुछ और सवाल जवाब हुए और 2 लोगों का चयन किया गया। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, उसी क्रम में हमारे 4 प्रतिभागियों का चयन हो गया है। अब प्रतियोगिता का दूसरा चरण, इसको पूरा करने के लिए राजकुमारी जी आएंगी। राजकुमारी जी को बुलाया जाए। राजकुमारी आती है, उनके साथ में 2 दासियां भी आती हैं। एक दासी पर एक थाल था जिसमें कुछ रखा था। राजकुमारी, इन सभी प्रतिभागियों को एक एक टहनी दे दी जाए और इन सभी को अगले चरण की शर्त समझा दी जाए। दासी चारों लोगों को एक एक गुलाब का तना दे देती है। आपके पास ये जो गुलाब का तना है वो बहुत ही कीमती तना है। जो भी इस तने को सच्चे मन से गमले में लगाएगा उसके तने में ही फूल खिलेगा। जिसके तने में सबसे सुंदर फूल खिलेगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। सभी एक बार शर्त सुनकर अचंभित हो जाते हैं। चलो तो मिलते हैं 3 दिन बाद। कौन इस प्रतियोगिता का विजेता बनेगा वो भी तीसरे दिन ही पता चलेगा। सभी लोग महल से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही महल से बाहर निकलते हैं तो सरदार सुरेश के पास पहुंच जाता है और बोलता है, पनौती कहीं का, यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये प्रतियोगिता तो रमेश ही जीतेगा, तू तो यहाँ मेरी नाक कटवाने आया है। सुरेश गर्दन झुकाए सरदार की सारी बातें सुन रहा था। और सुन, इस राज्य दरबार में ये मत बताना कि तू मेरा लड़का है, वरना यहाँ भी तू मेरी बेइज्जती करवा देगा। जी पिताजी। दोनों बाप बेटा अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। सुरेश झोपड़ी में पहुंचकर एक गमले में उस गुलाब के तने को लगा देता है। बाबा, क्या इसमें फूल निकलेगा? मुझे तो नहीं लगता बेटा कि बिना कली के 3 दिनों में इसमें फूल खिलेगा। हम तो अपनी सच्चाई पर रहें, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। इसके अनुसार तो हम प्रतियोगिता हार जाएंगे। किसको हराना है, किसको जिताना है, ये सब उसके हाथ में है। हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारा कर्म था वो हमने कर दिया, फल जो मिलना है वो मिलकर ही रहेगा। इधर रमेश भी उस गुलाब के तने को गमले में लगा देता है। सच्चे मन से लगाया है तूने। ये प्रतियोगिता तू ही जीतेगा मेरे बच्चे। हाँ पिताजी, मैं इसकी दिन रात देखभाल करूंगा, जिससे इसमें 3 दिनों के अंदर फूल निकल आएगा। इसी प्रकार उस गुलाब के तने को देखते देखते एक दिन निकल जाता है। दूसरा दिन भी निकल जाता है, लेकिन उस तने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा था वैसा ही है। बाबा, कुछ भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है इस तने में। तो लगता है हम ये प्रतियोगिता हार गए। इधर सरदार सिंह, दिन से रात हो गई, देखते देखते 2 दिन गुजर गए, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों ना इस बगीचे में से एक गुलाब का फूल वाला तना तोड़कर इस गमले में लगा दूं, जिससे कल मेरा रमेश इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। क्योंकि सभी के गुलाब के तने खाली होंगे और मेरे लड़के के गमले में गुलाब का फूल होगा। सरदार सिंह गुलाब के तने की फेरबदल करके सो जाता है। दूसरे दिन सभी लोग राज्य दरबार में एकत्रित होते हैं। सुरेश देखता है 3 लोगों के गुलाब के तने में फूल निकल रहे हैं, पर सुरेश का गुलाब का तना जैसा 3 दिन पहले था वैसा ही आज है। इधर सरदार मन ही मन में, आ गया खाली तना लेकर। सबसे बड़ा गुलाब का फूल रमेश के गुलाब में है। अब तो रमेश ही विजेता है इस प्रतियोगिता का। सुरेश के पास जाकर बोलता है, अरे तेरे तने में तो फूल निकला ही नहीं, चला जा, नहीं तो यहां भी मेरी नाक कटवाएगा। तो बताओ, किस किस के तने से फूल निकला है? महाराज, इधर देखिए, मेरे लड़के के गमले में सबसे शानदार फूल निकला है। इसे देखकर पता चलता है कि मेरे लड़के ने इस फूल के लिए कितनी मेहनत की है। हाँ महाराज, मेरे लड़के जैसा इस राज्य में कोई होनहार नहीं है। इसके जैसे गुण और किसी में नहीं है। ये फूल भी रमेश की मेहनत का ही फल है। तभी राजकुमारी बोलती है, अरे तुम्हारे तने में से कोई फूल नहीं निकला? नहीं राजकुमारी जी,
तुम सब झूठे और लालची हो, इस प्रतियोगिता के लायक ही नहीं हो। दरबार में उपस्थित सभी लोग चौंक जाते हैं। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इधर सरदार, सरिता और रमेश का मुंह उतर जाता है। क्योंकि जो तने आपको दिए गए थे वो सभी तने खराब थे, जिनमें कभी भी फूल नहीं निकल सकते थे, और आपके तनों में बढ़िया बढ़िया फूल खिलाए। तो बताओ, खराब तनों में कैसे फूल निकल सकते हैं? तुम सभी धन के लालच में इतने लालची हो गए कि तुम भूल गए ये परीक्षा तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी की थी। और सुरेश ही वही नौजवान है जिसने अपनी ईमानदारी और सच्चाई दिखाई, और इस प्रतियोगिता का विजेता भी सुरेश है। महाराज, आपसे बिना पूछे मैं एक गुस्ताखी करना चाहती हूँ। ऐसा क्या है राजकुमारी, तुम गुस्ताखी कह रही हो? मैं सुरेश जी से विवाह करना चाहती हूँ और इन्हें मैं राज्य का राजकुमार बनाना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हें न धन का लोभ है और न ही इनकी ईमानदारी का इन्हें अहंकार। ऐसा ही वर चाहती थी मैं, जो सदा सच्चाई पर चले। राजकुमारी, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। यही हम आपसे पूछना चाहते थे। महाराज, सुरेश भी मेरा ही बेटा है। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या ये सच है? बूढ़ा आदमी सुरेश की सारी घटना सुनाता है। किस प्रकार इन्होंने सुरेश के साथ भेदभाव किया, सब बूढ़े आदमी ने राजा के सामने बता दिया। इतना सुन राजा का क्रोध उन दोनों पर टूट पड़ता है। जिस लड़के ने तुम्हारी लाज रखी, उसी को तुमने अपमानित किया। ऐसे माता पिता दंड के पात्र हैं, सम्मान के नहीं। इतना सुन रमेश अपने मन में सोचता है, मेरी गलतियों की वजह से मेरे माता पिता इस बुढ़ापे में सजा पाएंगे, वो भी मेरी वजह से। आज मुझे सच बोलना ही होगा। रुकिए महाराज, इसमें मेरे माता पिता की गलती नहीं है। माता पिता को सुरेश के खिलाफ मैंने बनाया। पूरा काम ये करता था और पूरा श्रेय मैं ले लेता था, जिससे माँ और पिताजी को यही लगा कि इनका छोटा लड़का नाकारा है। और जिस दिन फसल बर्बाद हुई, उस दिन मैंने ही खेतों में गाय अंदर की थी, जिसका सारा इल्ज़ाम मैंने सुरेश के ऊपर लगा दिया, जिसकी वजह से पिताजी ने इसे घर से बाहर निकाला था। तुम मक्कार और बेईमान हो, जो तुम सुरेश की सच्चाई का फायदा उठा रहे थे। असली दंड का हकदार तो यही है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मत मांगिए, तुम तो तुम्हारे भाई से माफी मांगो। तीनों सुरेश से माफी मांगते हैं। आप माफी मत मांगिए, आपके मन में जो कड़वाहट है मेरे लिए, वो निकाल दीजिए बस।